नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत, भारत के मध्यकालीन इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत का मध्यकाल इतिहास। दिल्ली सल्तनत, ठीक है। इसकी शुरुआत के बारे में देखा जाए तो मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद में ये दिल्ली सल्तनत शुरू होती है, क्योंकि उसकी मृत्यु है वो 1206 के आसपास हो जाती है। और उसके बाद के अंदर उसका जो गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो एक गुलाम होता है, ठीक है। वो इनकी शुरुआत करता है। आज का सेशन है वो भारत का मध्यकालीन इतिहास और दिल्ली सल्तनत के बारे में अध्ययन करेंगे। मोहम्मद गोरी, वो आप सबको पता ही है कि कितनी पहले और कैसा था, बताने की जरूरत भी नहीं है। मोहम्मद गोरी, ठीक है, निकम्मा आदमी था, जिसे हम देसी भाषा में बोलते हैं लिट्टा, है ना। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान तृतीय और इनके बीच में लगभग 16 बाद ऐसा माना जाता है युद्ध होता, लेकिन जो तराइन का युद्ध माना था वो 2 बार हुआ था। तराइन का युद्ध, ठीक है, ये इनके मध्य में 2 बार रहता है। एक तो 1191 में, ठीक है, और दूसरा 1192 में, ठीक है। पहले में क्या हुआ, पहले में युद्ध करने के लिए आया अपनी सेना वगैरह, कितनी बार हारने के बाद में बावजूद भी और आ गए था युद्ध करने के लिए। अब उसने तराइन का मैदान चुना और इधर से पृथ्वीराज चौहान को पता चला वो युद्ध के लिए आ गए। हाँ, तो फिर वो भी घबराने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं घबराए, क्योंकि उनको पता है कि मैं इतनी बार पराजित कर दिया, अब तो मेरे सामने है कुछ भी नहीं है। तो वो सेना लेके ये भी रवाना हो गई और दोनों की सेना के बीच में मुठभेड़ होती है, वो भी तराइन के मैदान में, ठीक है। तराइन के मैदान मुठभेड़ होती है, जिसके चलते पृथ्वीराज चौहान विजय प्राप्त करते हैं और मोहम्मद गोरी एक बार और हार जाता है और वापस अपने स्थान की ओर चले जाता है। लेकिन कुछ 7-8 महीने में वापस एक बार और आ जाता है इधर, और अब इधर आते ही उसने मैसेज भेजा था कि पृथ्वीराज चौहान को आप अधीनता स्वीकार कर लो, यही आपके लिए फायदा है। तब हमारे देश और भाषा में और बार बोला जाता है कि राबड़ी बोलती है मेरे को दांतों से चावा, है ना, ये सत्य है। तो फिर ऐसे करते उसने संदेश भेजा कि भाई आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लो और इसी में आपकी भलाई है। किसने कहा था? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को कहा था। और ये मैं क्यों बता रहा, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के शुरू होने से पहले थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन इसके पृथ्वीराज जो तराइन का युद्ध है इसके बारे में और डिटेल से वर्णन करेंगे, अगले कोई एक वीडियो बनाएंगे उसके अंदर, ठीक है। तब इसके बारे में ये युद्ध होता है, नहीं सॉरी, युद्ध होने से पहले ये संदेश भेजता है कि अधीनता स्वीकार, लेकिन ये कोई अधीनता स्वीकार करने वाली इनकी कोई बात नहीं थी, क्योंकि अब इतने बार वो हार गए, फिर भी वो और बोला अब की बार कि आप अधीनता स्वीकार कर लो, ये संभव थोड़ा ना है। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि हम डायरेक्ट युद्ध ही करेंगे, तो और बार युद्ध के मैदान में उतर गए उधर से, वो भी युद्ध के मैदान में उतर से, लेकिन उससे पहले भी जब संदेश भेजा गया तो पृथ्वीराज चौहान का कि युद्ध करेंगे, लेकिन उनकी सेना जल्दी नजदीक आने लगी तो उनको वो घबराने लगेगा मन के अंदर कि ये अब की बार और पराजय जाएंगे। तो अब की बार सोचा अब षड्यंत्र के माध्यम के अंदर विजय प्राप्त की जा सकती है, अन्यथा ऐसे हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट आमने सामने तो कितनी बार युद्ध हो गए रहते, कभी विजय प्राप्त की नहीं, तब तो होने की संभावना ही नहीं है। तो अब की बार उन्होंने षड्यंत्र का माध्यम चुना और उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज जी, मैं ऐसे आपसे मजाक कर रहा था और कोई युद्ध वगैरह नहीं करना मेरे को, और मैं ऐसे इतनी बार आपसे हार गया हूँ और मैं हारने के बाद मैं वापस जाऊँगा, और मैं हारने के बाद वापस जाऊँगा, मेरे भाई मेरे को जीने नहीं देंगे, क्योंकि वो मेरे को मार डालेंगे। और इससे आपसे गुंजाइश है कि मेरे को यहाँ कुछ समय के लिए रहना दीजिए और मैं अपना आप चले जाऊँगा, महीने 2 महीने 3 महीने को मैं अपना आप चलाऊँगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
पृथ्वीराज ने कहा ठीक है, और ये तो हमारे राजस्थान और भारत की संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है, जो शरणार्थी होता है उसको माफ़ किया जा सकता है, उसको शरण दी जा सकती है। तो इस तरह उसको माफ़ कर दिया और वो कुछ समय तक रहने लगा। और धीरे धीरे उसकी सेना, इसकी पृथ्वीराज चौहान की भी सेना पास में थी, उधर गौरी की सेना भी पास में थी। और ये मतलब ज़्यादा युद्ध वगैरह की कोई टेंशन नहीं थी, एक बार युद्ध वगैरह को होगा नहीं, क्योंकि अब जो ऐलान कर दिया वो युद्ध नहीं होगा, नहीं होगा। तो यहाँ से करते करते पृथ्वीराज चौहान ने उधर से सेना थोड़ी बहुत कम की थी जो तरेन के मैदान से, और उधर से जो सेना को लेकर चले गए, क्योंकि उधर थोड़ा युद्ध का तो डर था कि यहाँ से युद्ध हो सकता है। और जैसे ही सेना कम की तो गौरी ने रात के अंदर अटैक कर दिया था, और रात के अंदर अटैक करते हुए राजा मतलब कि राजपूत योद्धा संभव है उनसे मुकाबला किया, और पृथ्वीराज चौहान भी खूब तरह से उनके युद्ध में काफ़ी सैनिकों को घायल किया था उनके। और फिर ऐसे करके कुछ ऐसी परिस्थिति एकदम अंधेरे में हो गई कि पृथ्वीराज चौहान उनके घेरे में आ गए, और उनको पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया गया। और पकड़ने से बाद ऐसा माना था कि उनको अपने साथ ले गए थे। कुछ बोलते हैं कि भाई उनको वहीं पर मार दिया, कुछ बोलते हैं कि उनके अपने साथ ले जाने के बाद में चंद्रप्रदेव द्वारा शब्दभेदी बाण से उनको मारा गया था इस माध्यम से। लेकिन इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे चंद्रप्रदेव पृथ्वीराज चौहान इनके बारे में, फिर उनके बारे में डिटेल्स आपसे बताएंगे, ठीक है। और आज का जो हमारा सेशन है वो है बात करें मध्यकालीन इतिहास दिल्ली सल्तनत है, इनके बारे में कुछ आज जो वैसे दिल्ली सल्तनत को 5 वंशों में बांटा जाता है, क्योंकि एक पूरी से पूरी 5 वंशों में वो होती है। एक तो थी, अब लिखने से टाइम लगेगा ज़्यादा, तो पहले ऐसे बता देता हूँ, अंगुलियों पे याद करना है, लिखने से आप लोगों के पास खूब मिल जाएगी, लिखने मिल जाएगी, लेकिन याद तो थोड़ी होती है ना, याद करनी पड़ती है। तो पहला है गुलाम वंश, ठीक है, दूसरा है खिलजी वंश, और तीसरा है शहीद वंश, और चौथा है लोधी वंश, और पहला है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, हाँ, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है शहीद वंश, पांचवा है लोधी वंश। ये 5 के लिए भी भूल गए दिमाग, ठीक है, 5 है, ठीक है। अब इन 5 का क्रम में याद करेंगे, पढ़ेंगे। आज हमारा केवल रहेगा गुलाम वंश। गुलाम वंश में 1 2 3 ज़्यादा हो पाएंगे, ज़्यादा होंगे नहीं, क्योंकि टाइम नहीं रहता इतना। अगले सेशन और करेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबकी आता है, नाम से भी पता चल रहा है, आदमी मस्त आदमी है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक। इनका शासन था वो था 1286 1210, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, 1286 से लेकर 1210 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव रखी थी, ना कि मोहम्मद गौरी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस वंश की नींव रखी उसे हम 2 नामों से जानते हैं, क्योंकि हमारा एग्जाम में हम कहाँ फंस जाते हैं, सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम होती है कि हम गुलाम वंश के चक्कर में रहता है कि गुलाम वंश की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कभी कभार ये भी ध्यान रखना चाहिए इसको किस नाम से और पुकारा जाता है, किस नाम से जाना जाता है। और दूसरा है मामूलक वंश, वंश, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया था। इस बारे में ध्यान रखना है कि ऐसी गलतियाँ मुझसे बार बार नहीं हो, उससे बच सके। मामूलक वंश ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। और आगे बात की जाए, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक शासन संभालता है, और जब वो शासन पर बैठता है, राजा बनता है, सुल्तान बनता है, तब उसके सामने बहुत सारी चुनौती आती है। क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि एक जो दुश्मन का घेरा होता है, ये कहीं अन्य इलाका होता है, उसके अंदर हम घर बसाते हैं, तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती आती रहती है, क्योंकि किसी भी संबंध बनाने हैं और अपने थोड़े बहुत इज्जत बड़ी बनानी है, ठीक है। और भी किसी रिश्तेदार संबंध बनाना है, तो दोस्त हर चीज़ कुछ भी करना पड़ता है, और इसी वजह उसके सामने प्रॉब्लम भी आती है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो होती है हमारे अपनों के साथ में, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो सुल्तान बना था, तो उसके सामने जो अमीर वगैरह थे वो भी इनको पसंद नहीं करते, उन पर भी विश्वास में जमाना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई काम बिना समझाए पता चल जाता है, ये तो होने वाला है नहीं। तो ऐसे करके उनके सामने बहुत परेशान, सिर्फ उसके सामने 4 साल रहते, और 4 सालों के अंदर प्रशासन व्यवस्था भी ठीक ठाक किया था, मजबूत किया था। और आगे चलते उन्होंने केवल प्रशासन व्यवस्था में नहीं, केवल कुछ मीनार वगैरह भी बनाई थी। एक थी कुतुब मीनार, उनकी नींव उन्होंने रखी थी।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक सूफी संत थे ख्वाजा बख्तियार काकी। ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में उन्होंने कुतुबुद्दीन मीनार है उनकी नींव रखी थी। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और यहाँ पर आ जाता है कि कुतुबुद्दीन मीनार है, उसका निर्माण पूर्ण किसने किया था? ये इल्तुतमिश ने किया था। इसका जो गुलाम था उसने किया था, इल्तुतमिश ने, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। हम कुतुबुद्दीन ऐबक की नज़र में देखा जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक के मानते हैं कि इसका नाम सेम था, इसके यहाँ से था। हमको पता है कई बार कि हाँ हो सकता है कुतुबुद्दीन ऐबक के था। यहाँ पर ध्यान रखना कुतुबुद्दीन ऐबक केवल नींव रखी थी, ना कि उसका निर्माण किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को एक और अन्य नाम से पुकारा जाता है, वो है लाख बख्श। जिनकी उपाधि भी माना जाता है लाख बख्श। ठीक है, लाख बख्श क्या है? क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति था जो लाखों का दान करता था। वो एक गरीब का हित में सोचने वाला था और आगे भी कुछ गरीबों के बारे में काम भी, जैसे कोई पानी वगैरह व्यवस्था करना है, कुएं खुदवाना, इसके बारे में काम करता था। अब नए नए था, शासन संभाला था, मतलब दिल्ली लाहौर ये जो थे, अब इसके क्षेत्र थे वो थे बताया नहीं मैंने। दिल्ली था, लाहौर था, मेरठ था, झांसी था और अलीगढ़ था जिसे हम कौल बोलते हैं, और अजमेर था। और एक दो किला देखा है, लेकिन मैंने एक सिंध और पंजाब वो नहीं थी। ठीक है, नहीं, सिंध और मुल्तान, ये बात ध्यान रखनी, सिंध और मुल्तान ठीक है, ये नहीं थे। और इस प्रकार उन्होंने शासन स्थापित किया, लेकिन उनको वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक है, उनको वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि एक तो उसके जो शासन काल था उसके सीमा बहुत कम थी, क्योंकि सिर्फ वो 4 साल ही जी पाया और 4 साल ही शासन कर पाया। नहीं तो उसने सुल्तान की पदवी धारण की और नहीं उसने कोई अपना खुतबा पढ़वाया और नहीं उसने कोई अपने को सिक्के डलवाए। तो अब एक यही बात है ना कि एक बूढ़ा व्यक्ति होता है, यदि वो हमारे जैसे आसपास पता ही आपके गाँव के अंदर वो साफा वगैरह लगाते हैं, और बूढ़ा व्यक्ति होता है, यदि वो साफा नहीं लगाता है और सामाजिक काम करता है, अपना कोई कार्ड वगैरह नहीं होता है, उसकी मतलब बड़ी अगली पहचान नहीं होती है, तो लोग उसको थोड़ी जानते हैं, उसको वास्तविक आदमी नहीं कहते हैं भाई इस समाज के अंदर कार्य के, तो वास्तविकता ऐसा नहीं मानी जाएगी। अब जैसे दूसरा ऑप्शन उदाहरण ले लीजिए, एक मतलब हीरो का होता है। यदि हीरो आपको देखा जाए, हीरो यदि वन साइड ऐसे होती है ना, ऐसी कटिंग, यदि वो नहीं करवाता है और वो जींस होती है ऐसे फटी हुई नहीं फैलता है, तो फिर आप उसे कह सकते हैं कि असली हीरो नहीं बोल सकते। इसी प्रकार ये सुल्तान पर होता नहीं, सुल्तान अपना कोई, आप समझ सकते हैं ना कि कोई पदवी धारण करना, सुल्तान की पदवी होती है, उन्हें खुतबा पढ़ाना, यानी खुतबा का मतलब होता है अपने नाम से कुछ पढ़वाना कि हमारा मेरा नाम ये वो फलाना कुछ, ठीक है, ये होता है। और फिर दूसरी बात है कि सिक्के, ये सिक्के भी नहीं डलवाए, तो फिर ये संभव हो ही नहीं सकता कि भी वास्तविक संस्था। और इसके बाद में होता है वो इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश कहाँ लिखा जा रहा है, पता लगेगा। चलो रात चल रहा है सर, कितना टाइम हो लगेगा पढ़ाने में? 10 मिनट लगेंगे। सर आपका वीडियो 20 मिनट का हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट सोचेंगे कैसा सर इतना बड़ा वीडियो पढ़ा रहा है, इसे तो हम स्कूल में पढ़ लेते। चुप रहे, 5 मिनट खाली। 12 से 11 से लेकर 12 से 36 तक। ठीक है, अब एक बार ये था 12 से 11 में, आपको लग रहा होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ये 10 तक था, लेकिन 1 साल बीच में था। 1 साल इसका बेटा खा गया कुतुबुद्दीन ऐबक का। एक का नाम था आराम शाह। अब नाम से भी पता चलता है कि आराम शाह आराम नहीं करेगा, काम थोड़ी करेगा। आराम से आराम करेगा, फिर आप समझ भी सकते हो कि आराम किस प्रकार आराम करेगा। तो ये बात इल्तुतमिश को पसंद नहीं आई, क्योंकि ये इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का एक प्रिय गुलाम था, और प्रिय गुलाम होने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनको बदायूं में नियुक्त किया था, बदायूं। ठीक है, और यहाँ से ये जब इसकी मृत्यु हुई थी, यहाँ से आया था और आराम शाह से युद्ध किया था, और युद्ध करने के बाद में
सत्ता हासिल की और इल्तुतमिश वहाँ का शासक बना। लगभग आराम से 8 महीने तक शासन किया था। कितने महीने तक शासन किया था? 8 महीने। ठीक है। और इसके बाद के अंदर इल्तुतमिश का शासनकाल था। अब इल्तुतमिश के शासनकाल तक पढ़ते हैं। अब यही इतना ही हो पाएगा क्योंकि टाइम भी ज़्यादा कम भी रहा है और आगे का जो हम वीडियो है वो कल डिटेक्ट करेंगे। तो ठीक है। 1211 से 1236 तक। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु ठीक है। इल्तुतमिश प्रशासनिक व्यवस्था और इल्तुतमिश जब शासक बना था, सुल्तान बना था, तो इसके समझ की बहुत सारी संशय थी। सब बड़ी समस्या इसके सामने यही थी कि आराम से हटाएगा कि और संशय खड़ी होगी और संशय खड़ी होगी तो राजा इसको जो सुल्तान थे, अमीर थे, वो इसको पसंद थोड़ी करेंगे, बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। और इसको ये इल्तुतमिश है विश्वास हासिल करना चाहता था अमीरों का और भी अपने प्रशासन व्यवस्था को मजबूत करना चाहता था। उन्होंने इल्तुतमिश ने लगभग कुछ वर्षों के अंदर युद्ध को विजय प्राप्त की और अंतिम समय में उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था में भी कुछ सुधार किए थे और वो सुधार किस प्रकार किए थे उनके बारे में थोड़ा वर्णन कर देते हैं, फिर अगले क्लास कर लेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में देखते हैं। प्रशासन व्यवस्था में एकता व्यवस्था पड़ता है, एकता व्यवस्था। ठीक है, एकता व्यवस्था की शुरुआत की थी किसने? इल्तुतमिश ने। और 40 दल की व्यवस्था किसने की थी? इल्तुतमिश ने। 40 दल। ठीक है। और सिक्के ढलवाने का काम किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ये सारे काम इसने किया है, पीछे किसी में नहीं रहा है इल्तुतमिश। ठीक है। अब एकता व्यवस्था क्या होती है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। एकता व्यवस्था होती है जो सामंत वगैरह होते हैं, जो मतलब प्रांत होते हैं। आज का स्टेट में जिला लेवल में देखा जाए, जैसे राज्य में देखा जाए, ऐसे भी उस टाइम का जो मेन राज्य था, राज्य के अंदर एक प्रांत होते थे और प्रांतों के अंदर पहले के वो पैसे वगैरह देने पड़ते थे। भाई इनको जो ये शासन व्यवस्था इस राज्य में ये है तो इसको हम पैसे देते हैं। तो उस टाइम इल्तुतमिश ने क्या कर डायरेक्ट जो जिस राज्य में जो सामान था ना उसको संपूर्ण वही उसको ही दे दिया, ये तो संभाल और यहाँ का जो कर है टैक्स वो तेरे को वसूल करना है और सेना का खर्चा निकाल के बाकी का जो रकम बचती है वो राज व्यवस्था में जमा करवा देनी है। ऐसे कर ये होती है एकता व्यवस्था। अब एकता व्यवस्था में समझ में आ गई। और एक बात और कुछ बताता हूँ। 40 दल के अंदर 40 दल क्या होता है? इल्तुतमिश ने ये महसूस किया था कि रियलिटी में है क्या, यदि 40 दल की गठन किया जाए तो मतलब एक सुल्तान के लिए भी आरामदायक हर कोई फैसला लेना उसके लिए आराम हो सकता है, उसको परेशानी नहीं होती है। कोई 40 वो संभालेंगे, बाकी का छोटे मोटे काम वो संभालेंगे, प्रशासन व्यवस्था आराम से होगी। आप आज का देखा जाए मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद में सब लोग होते हैं, काफी होते हैं, उसमें से प्रधानमंत्री होता है। यदि प्रधानमंत्री अकेला होता है वो सारा काम नहीं संभालता, मंत्री परिषद आराम से संभाल पाते हैं। उसी प्रकार 40 दल था। आज का मंत्री परिषद उसी प्रकार का पहला 40 दल था। ठीक है, आगे समझें। 40 दल जिसमें के अंदर 40 अमीर थे। कितने थे? 40 अमीर थे और सिक्के जड़े थे। अब सिक्के में एक तो था तांबे का सिक्का, एक था चांदी के सिक्के। तांबे का सिक्का था जित्तल। तांबे का कौन सा सिक्का था? जित्तल। बोल होगा जित्तल। और चांदी का टंका। ठीक है, ये थे इल्तुतमिश की सर प्रशासनिक व्यवस्था। सर डाउट ठीक है, बोल। सर बच्चे कितना वीडियो देखे? 40 मिनट का वीडियो तो हो गया आपका। ठीक है, ये चांदी टंका हो गया और तांबे का जित्तल हो गया, चांदी का टंका हो गया। और इल्तुतमिश ने अपनी परंपरा के अंदर राजत्व व्यवस्था अपनी थी और इन्होंने जो अपनी पुत्र की जगह पुत्री को है वो सुल्तान बनाया था। रुकनुद्दीन फिरोज उनको सुल्ताना बना के उसकी मतलब पुत्री थी रजिया, ये भी बता दें रजिया थी। ठीक है, इसके बाद बाकी वर्णन कल करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। आज इतनी रखेंगे और इसका रजिया थी। ठीक है, और रजिया को सुल्तान बनाया था। ये थे मतलब कि ईरानी परंपरा, यानी कि जो पुत्र को सुल्ताना बना के
पुत्री को सुल्तान बनाया जाता है, वो थी ईरानी परंपरा। और अपनी परंपरा के अनुसार इन्होंने काम किया था। और आज का हमारा जो प्रश्न था वो था मोहम्मद गोरी के बाद के अंदर संदर्भ के अंदर मोहम्मद गोरी के बाद में था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद था इल्तुतमिश। ये दो हो गए। और दो होने के बाद में अब पीछे रहा है आपकी इल्तुतमिश के बाद में था रजिया। ठीक है, और रजिया के बाद में एक तो रजिया आ गए। और रजिया के बाद में राजस्थान सल्तनत, बादशाह। ठीक है, उसका कुछ नाम है नासिरुद्दीन, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी। मुझसे क्या नाम आया है?